इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का आजादी का स्ट्रगल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस किसने आजादी में अपना योगदान दिया, इसमें क्या क्या स्ट्रगल हुए। तो इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं इधर, इनके सोब्रिक्यूट्स दिए गए हैं, मतलब उनकी एक तरह से उपाधि कह लो, सरनेम कह लो, या उपनाम, निकनेम, इस तरह से। जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। दादा भाई नारोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। जवाहरलाल नेहरू, चाचा। India is a country that was under British rule before 1947. On August 1947, India became a free country. This day is celebrated every year as Independence Day. भारत 1947 से पहले एक अंग्रेजों के अधीन था, उनके अंडर में ही था। 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। बहुत पुराने समय में आर्यंस लोग यूरोप से आए थे और इंडिया में सेटल डाउन हो गए। द पर्शियन फॉलोड बाय द ईरानियंस एंड पारसीज इमिग्रेट टू इंडिया। और पर्शियन ने भी इनको फॉलो किया और वो भी इंडिया में आ गए। देन केम टू मुगल, फिर मुगल आए, एंड दे टू सेटल डाउन परमानेंटली इन इंडिया। तो वे भी परमानेंट सेटल इंडिया में हो गए। तो कौन कौन आए? आर्यंस आए, फिर पर्शियन आए, ईरानियन आए, पारसी और मुगल। चंगेज खान द मंगोलियन इन्वेडेड एंड लूटेड इंडिया मैनी टाइम। चंगेज खान ने इंडिया को कई बार लूटा, वहां का सामान अपने पास छीन लिया। एक तरह से जो राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, एक दूसरे उस पर आक्रमण किया, जो भी मिला सब उनका हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट केम टू कॉन्कर इंडिया बट वेंट बैक ए बैटल विद पोरस। और अलेक्जेंडर भी भारत में आया युद्ध के लिए, लेकिन यहाँ पे थे पोरस एक राजा, वो उनसे हार के वापस चला गया। हिंद सिंह फ्रॉम चाइना, चाइना से ह्वेन सेंग आया, केम इन परसुएट ऑफ नॉलेज एंड टू विजिट एंशियंट इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। वो चाइना से नॉलेज के लिए आए, जो कि यूनिवर्सिटी थी नालंदा और तक्षशिला में। उनका काफी नाम था, उनको लगा कि भाई यहाँ पर कुछ नॉलेज ग्रहण की जा सकती है। कोलंबस वांटेड टू कम टू इंडिया, कोलंबस भी इंडिया आना चाहता था, बट इंस्टेड ही लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उसके बजाय वो अमेरिका के शोर्स, किनारों पर तो चला गया। पहले ऐसे ज्यादा वो तो थे नहीं साधन, तो उसको वो वहां पहुंच गया। वास्को डिगामा फ्रॉम पुर्तगाल केम टू ट्रेड हिज कंट्रीज गुड्स इन रिटर्न फॉर इंडियन स्पाइसेस। भारत में मसालों का काम ज्यादा था, तो जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाली था, वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया था। मसालों के बदले में अपने देश में जो भी बन रहा है उसको, पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो उसके बदले में वो अपने देश के सामान को मसालों से बदल के व्यापार करना चाहते। द फ्रेंच केम एंड एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज इंडिया। फिर फ्रेंच आए और उन्होंने अपनी कॉलोनीज यहाँ पर बना ली। लास्टली द ब्रिटिश केम एंड रूल ओवर इंडिया। और अंत में ब्रिटिश आए, उन्होंने फिर यहाँ पर रूल किया। 1857 से 1947 तक क्या हुआ? द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज प्रैक्टिकली कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ डलहौजी टेंचर इन 1856। जो कॉन्क्वेस्ट था जो इंडिया का, वो कंप्लीट हो गया था 1856 में, डलहौजी की डेथ के बाद, डलहौजी के एंड के बाद, मतलब जब उसका शासनकाल समाप्त हुआ। द म्यूटिनी ऑफ 1857 बिगेन विद रिवोल्ट ऑफ द मिलिट्री सोल्जर एट मेरठ। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कुछ मिलिट्री के सिपाहियों ने मेरठ में की थी। जो यहाँ पर उस समय सेना थी, उसमें अंग्रेजों के तो थे, लेकिन कुछ उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी रखा हुआ था। उनको कम सैलरी पे रखा हुआ था, और जो अंग्रेज अपने साथ, उनके साथ सेना आई थी, वो उनको अच्छी सैलरी वगैरह देते थे। तो जो कुछ सिपाहियों ने 1857 में एक रिवोल्ट किया, आंदोलन किया। सून दे बिकम वाइड स्प्रेड एंड पोज्ड ए ग्रेव चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। और जल्दी ही वो फैल गया, जो क्रांति थी 1857 की, और इससे ब्रिटिश को एक चैलेंज मिला। ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्रशिंग इट विद ए ईयर। ब्रिटिश ने उसको लगभग एक साल में खत्म कर दिया, दबा दिया। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 वाज सर्टेनली अ पॉपुलर रिवोल्ट। वो पॉपुलर तो बहुत हुआ, लेकिन उसको दबा दिया गया। इन दिस रिवोल्ट द इंडियन रूल, द मासेस एंड द मिलिट्री पार्टिसिपेटेड सो एंथुसियास्टिकली दैट इट केम टू बी रिगार्डेड एट द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और लोगों में उस समय इतना उत्साह था, इतना जोश था, कि
इसे उससे, और वो भारत की आजादी की पहली लड़ाई मानी गई। उसमें इतने सबने जोश के साथ इन्वॉल्व भाग लिया। हालांकि वो दबा दिया गया था, और मूवी भी बनी हुई है इस उस पे कई, जो कि आप मतलब सुना हो, जैसे 1920 मूवी, उसमें भी कुछ ऐसे ही एक घटना का जिक्र। और ये अभी पिछले चैप्टर मैंने कहा था ना कि कहीं कहीं उनके ऐसे फोटो दिखाई देते हैं, तो इस तरह से उन्होंने उसको पकड़ के तब लड़ाई करने गई थी वो। आफ्टर दिस द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ऑफ जमींदारी सिस्टम, इसके बाद ब्रिटिश ने जमींदारी सिस्टम कर दिया। इन दिस सिस्टम द पीजेंट्स वर रूइंड थ्रू एक्सपेरिएंट चार्जेस टेकन फ्रॉम देम बाय द न्यू क्लास ऑफ लैंड। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत के लोग थे उनको ही अमीर और गरीब में एक तरह से बांट दिया। जो अमीर थे उन वो जमींदार बन गए, और जो गरीब थे जो उनसे पैसा लेते थे उनको मतलब वो बना दिया निम्न क्लास का। तो इससे जो मजदूर वगैरह थे सबकी स्थिति खराब हो गई। द क्राफ्ट्समैन वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। और जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हथकरघा मतलब हाथ से ही काम करने वाले थे, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि ब्रिटिश अपने आप ही अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में सामान को बनाने लगे। तो दो वो हो गए उनपे, एक तो उनसे जमींदारों का दबाव हो गया उनपे, क्योंकि गरीबी बहुत थी। कुछ लोगों के पास पैसा था, तो बाकी सब कर्ज में डूबे रहते थे। और उधर क्राफ्ट्समैन वैसे बंद हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने 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 सामान खुद बनाने शुरू कर दिए थे ब्रिटिश ने। रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम वाज एंडेंजर बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ये सब भी उस समय बहुत ज्यादा था। द इंडियन सोल्जर एज वेल एज पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट राइज इन हायरार्की। द सीनियर जॉब्स वर रिजर्व ओनली फॉर यूरोपियंस। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो उनको बिल्कुल भी उच्च पद पर, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे मतलब कुछ तो यूरोपियंस थे, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे और इंडियन के जो लोग थे, इंडिया के लोग, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की में नहीं थे, मतलब उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे। सीनियर जॉब्स केवल यूरोपियंस को ही देते थे। दस देयर वाज ऑल अराउंड डिसकंटेंट एंड डिस्गस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इस प्रकार चारों ओर से सब लोग इनके खिलाफ हो गए, असंतोष वाली स्थिति फैल गई। Then it burst into revolt by sepoys at Meerut, whose religious sentiments were offended. और ये जो जो असंतोष वाला स्थिति थी, वो एक उसके रूप में फूटी, जो कि सिपाहियों के द्वारा मेरठ में उनके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ वो किया गया। क्या रिलीजियस सेंटिमेंट से आगे इसमें होगा, नहीं तो मैं बताऊंगी। दे वर गिवन न्यू कार्टिलेज ग्रीस्ड विद काव एंड पिग फैट, यही सब। तो जो उनको कारतूस थे उनके ऊपर एक लेयर लगी रहती थी, जिसको मुंह से तोड़ना पड़ता था यूज करने से पहले। और उसके ऊपर जो कवर था वो सुअर और काव के मीट का था। तो इस तरह से हिंदू की भी काव के लिए हिंदुओं को वो लगा, और हिंदुओं के लिए तो कोई सा भी हो मीट वगैरह बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से हिंदू एज वेल एज मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रिज। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कह दिया कि हम इसको नहीं, मुंह से नहीं खोलेंगे, मतलब क्योंकि इस पर सुअर और गाय की चर्बी है। दीज पीपल वर अरेस्टेड एंड हैंस, और उन लोगों को फिर अरेस्ट किया गया जिन्होंने मना किया। इट लेड टू द रिवोल्ट बाय देयर फॉलो सोल्जर ऑन मई 1857। और ये जब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनके साथ के जो उनके फ्रेंड्स थे या उनके फॉलो सोल्जर्स थे, फेलो थे उनके साथ वाले, उन्होंने इसके लिए एक आंदोलन कर दिया 9 मई 1857 को। सून द रिवोल्ट ओवरटुक एंटायर दिल्ली एंड स्प्रेड टू ए वाइडर एरिया। और जल्दी ही ये जो रिवोल्ट था दिल्ली में ही फैल गया। शुरुआत तो मेरठ से हुई थी, लेकिन उसके बाद जो उसकी खबर मिली, पहले हालांकि इतनी जल्दी खबर नहीं पहुंचती थी कि फोन कर दिया पता चल गया, पर धीरे धीरे सबको पता चला, तो ये सारे में फैल गया ये रिवोल्ट। दे वर अपराइजिंग इन मोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द मोस्ट फ्रिशियस बैटल फॉट इन दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड वेस्टर्न बिहार। तो इन सब में ज्यादा भयंकर हिंसात्मक इसका युद्ध हुआ। द रिबेलियस फोर्सेस अंडर द कमांड्स ऑफ कंवर सिंह इन बिहार, भक्त खान इन दिल्ली, जो जो उनके जिसके अंडर में वो थे रिबेलियंस, वो बिहार में थे कंवर सिंह, भक्त खान इन दिल्ली। गेव ए स्टनिंग ब्लो टू ब्रिटिश। उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश के ऊपर एक जबरदस्त वार किया। इन कानपुर नाना साहब वाज प्रोक्लेम्ड एज पेशवा।
कानपुर में नाना साहब को पेशवा बनाया गया। पेशवा भी एक उनका एक तरह से वो था, सम्मान था। द ब्रेव लीडर तात्या टोपे लेड हिज ट्रूप, और तात्या टोपे ने अपनी सेना तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई वाज प्रोक्लेम्ड एज रूलर ऑफ झांसी, उनको झांसी की रूलर बनाया गया। और इस प्रकार चारों तरफ से जो मेन मेन लोग थे वो, और प्लस उनके सिपाही, सबने मिलके देन सबने मिलके इसको, ब्रिटिश को एक झटका दिया। लेड हर ट्रूप्स इन हॉरिक बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो इन्होंने सबने मिलके ब्रिटिश के खिलाफ एक भयंकर युद्ध लड़ा। हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ऑल अदर ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया फॉट अंडर अनटाइडली टू थ्रो आउट ब्रिटिश। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और जितने भी थे सब, मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं रह गया था। सब भारत के इंसान, सब भारत के नागरिक बन के सबने एक भयंकर युद्ध लड़ा। द रिवोल्ट वॉज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश विद इन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश ने इस आंदोलन को दबा दिया, जो कि इट बिगेन फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857, जो कि 10 मई को शुरू हुआ था। अब क्रांति दिवस 10 मई को अभी भी माना जाता है। एंड एंडेड इन ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। तो 1857 से शुरू होकर मई से 1858 में 20 जून को खत्म हुआ। उस दिन, उसके बाद जो भी थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को डेथ हो गई, फिर इन सब के ऐसे ऐसे अलग अलग इनके लीडर्स को मार दिया गया होगा, और बहुत सारे जो इनके सिपाही थे उनको भी मार दिया गया होगा। तो इस तरह से वो जो युद्ध था वो खत्म हो गया। End of the East India Company. Conquest of the failure of revolt of 1857 rebellion one also saw the end of East India Company's rule in India. इस जो विरोध से जो कि फेल हो गया, 1857 का जो विरोध था वो फेल हो गया, लेकिन उन्होंने इसका एक अंत देख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ब्रिटिश रूल का। Many important changes took place in British government policy towards India, the strength on the British rule. तो इन्होंने अपनी फिर पॉलिसी चेंज की ब्रिटिश रूल को और मजबूत बनाने के लिए। उन्होंने लग गया कि भाई ये जो जिन पर हम शासन कर रहे हैं ये भी विरोध कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी और मजबूत पकड़ की। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 नवंबर 1858 डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न्ड बाय एंड इन नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उन्होंने घोषणा की, क्वीन विक्टोरिया ने, 1 नवंबर को 1858 को, कि इंडिया गवर्न किया जाएगा ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का शासन होगा। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन टू द वायसराय, और उसको टाइटल दिया गया वायसराय का टाइटल, जो मेन पावर होगी जिसकी, विच मीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने इस टाइटल को इंडिया के लोगों को एम्प्रेस करने के लिए दिया। Later, she gave the British government unlimited power to intervene the internal affair of the Indian states. उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने एक अनलिमिटेड पावर दी ब्रिटिश रूलर्स को, जो कि इंटरनल मामलों में भी इंडिया के दखलंदाजी देने लगे। द ब्रिटिश गेव देयर सपोर्ट टू द लॉयल प्रिंस, जमींदार एंड लोकल चीफ। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जब उनके पास पूरी पावर हो गई, उन्होंने कुछ ऐसे राजा, राजकुमार ऐसे पकड़े जिनको अपने में मिलाया, जो उनके लिए लॉयल थे, जमींदार थे, चीफ थे, जो भी गांव का, शहर का जो भी कोई मुखिया सा व्यक्ति दिखाई देता था, उसी को ही वो अपने में मतलब ऐड कर लेते थे। वो क्या ना, वो था ना इनका स्लोगन, फूट डालो और शासन करो। तो वाली पॉलिटिक्स इन्होंने अपनाई, वाली पॉलिसी इन्होंने अपनाई। दे नेग्लेक्ट द एजुकेटेड पीपल एंड द कॉमन मासेस, और उन्होंने कुछ लोगों को अपनी मुट्ठी में किया और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट किया। They also promoted other interests like those of British merchant, industrialist, planter, civil servants, और उनको इंटरेस्ट को और प्रमोट किया, प्रलोभन दिए, उन्हें लालच दिए कि मर्चेंट्स को, उद्योगपतियों को और सिविल सर्वेंट्स को, इन सबको अपने वश में किया, मैनिपुलेट किया, मतलब एक तरह से कुछ लोगों को, चंद मुट्ठी भर लोगों को मैनिपुलेट करके बाकी को नेग्लेक्ट किया, ये समझिए। People of India could not take part in running the government of formulation of its policies, जिसमें कि लोगों के, इंडिया के आम लोगों का कोई पार्ट नहीं था उनकी पॉलिसीज में। Consequently, people discussed with the British rule kept mounting. They gave rise to the birth of Indian national movement. और जिस वजह से इसका परिणाम क्या हुआ, वे लोग और ज्यादा मतलब परेशान होते चले गए, और उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बनाया। द लीडरशिप ऑफ फ्रीडम मूवमेंट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ रिफॉर्मिस्ट राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो वो जो उसके आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी, इन तीनों के।
During this time, the binding psychology concept of national unity was also forged in the fire of struggle against as a common foreigner oppression. तो उस समय जो लोगों की एक साथ मतलब साथ का नेशनल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था, ये मतलब एक तरह से साइकोलॉजिकल इसको बनाया गया कि हम साथ होकर ही इनको हटा सकते हैं, और वही हम जब ही इनको ओप्रेस कर सकते हैं, जब ही इसको दबा सकते हैं अंग्रेजी शासन को। Raja Ram Mohan Rai founded the Brahm Samaj in 1828. It aimed at purging the society of all its evil practice. जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में फैली बुराइयों को दूर करना। समाज में फैली बुराइयां क्या क्या थी? जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा, व्यवस्था मतलब घूंघट, चैंपियन विडो मैरिज, और वुमेन्स एजुकेशन, and favored English system of education in India. It was through her effort that sati was declared a legal offense by the British. तो इलीगल आएगा, इलीगल ऑफेंस बाय ब्रिटिश। सती तो ये होता है यदि किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो चिता की अग्नि होती है उसमें ही वाइफ को भी पहले जला दिया जाता था, या जल जाती थी, वो खुद ही बैठ जाती थी। तो ये तो सती प्रथा हो गया। पर्दा प्रथा, घूंघट वगैरह, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, तो ये सब समाज में बुराइयां थी। और जो वीडो की रीमैरिज होनी चाहिए, जब पहले ये अलाउ नहीं था। यदि कोई एक बार वीडो को एक भले अलग दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें किसी शुभ कार्य में आगे भी नहीं आने दिया जाता था, उनको मतलब बहुत ज्यादा उनसे परहेज किया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इन सब बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। उनका ये कॉन्सेप्ट था कि पहले हम अपने अंदर की बुराइयां खत्म करें, एक होएं, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो राजा राममोहन राय का ये जो सती प्रथा वाला था कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश को भी अच्छा लगा। उन्होंने इसको इलीगली घोषित कर दिया कि भाई ये तो नहीं करना, राजा राममोहन राय के प्रयास से। स्वामी विवेकानंद, disciple of Ramakrishna Paramahansa, established the रामकृष्ण मिशन इन बेलूर 1897। स्वामी विवेकानंद ने, जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। ही चैंपियन द सुपरमेसी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी स्पीच एट द शिकागो यूएसए कॉन्फ्रेंस of the world religions in 1893 made the western realize the greatness of Hinduism for the first time। तो उन्होंने शिकागो में एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की सुपरमेसी के बारे में बताया, और उनकी ये जो सुपरमेसी फिलोसफी थी, उनकी जो स्पीच थी, उससे वेस्टर्न के जो लोग थे वो भी काफी प्रभावित हुए। उन्हें भी लगा हिंदू धर्म की महानता के बारे में, उन्हें भी मतलब अच्छा फील। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वर लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1876। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो की थी, वो सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन जिसका नाम शुरू में था, बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, और कलकत्ता में किया गया था, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, 1876 में। द एम ऑफ द एसोसिएशन वाज टू रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। उसका जो मुख्य उद्देश्य था इस संस्था का, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के विचारों को भी आगे लाना था। कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है और गरीब है बिल्कुल, और दूसरा व्यक्ति बहुत रईस है, अपर क्लास का है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, तो जो एजुकेटेड व्यक्ति है उसके विचार अलग ही होंगे। एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है। तो इनकी संस्था का उद्देश्य ये था कि उन लोगों के विचार भी आगे हैं। इट आल्सो लेड द टू इंस्पायर द इंडियन कम्युनिटी टू वैल्यू यूनाइटेड एक्शन, और इससे इंडियन कम्युनिटी को एक इंस्पायरेशन मिली। द इंडियन एसोसिएशन वाज इन ए वे द pioneer of the Indian National Congress. It was formed with the help of A.O. Hume। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम की सहायता से बनाई गई थी, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, जो कि रिटायर्ड थे ब्रिटिश ऑफिस से। द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 मार्क द एंट्री ऑफ न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास इनटू पॉलिटिक्स। तो इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या फायदा हुआ कि जो एजुकेटेड लोग थे वो मिडिल क्लास के थे, गरीब थे, ज्यादा वो नहीं थे, मतलब गरीब भी नहीं थे पर मिडिल क्लास थे, अभी तक उन किसी रोष प्रकाश में नहीं थे वो, तो उनका भी इंडियन पॉलिटिक्स में वो यूज हुआ, उनके भी विचार रखे जाने लगे। लेटर इट ट्रांसफॉर्म द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजन, और बाद में इंडियन पॉलिटिकल का एक हॉरिजन बन गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई।
पहला जो सेशन था मुंबई में हेल्ड किया गया इन दिसंबर 1885 अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी. It was attended among others by बदरुद्दीन त्यबजी. और इनके द्वारा सबके वोमेश चंद्र बनर्जी ने उसको एड्रेस किया, प्रेसिडेंट बने उसके, और बहुत लोगों ने उसको अटेंड किया. At the turn of century, the freedom movement reached out to common unlettered men through the launching of स्वदेशी movement. और सेंचुरी के बदलने पर, मतलब बदलने वाली थी, तो उसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट आया, जिसके लीडर थे बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंदो घोष. स्वदेशी मूवमेंट का मतलब कि अपने ही देश की बनी हुई चीजें यूज करेंगे. जो उन्होंने अपने क्राफ्ट्समैन वगैरह थे जो डाउन हो गए थे क्योंकि उनका कोई काम नहीं चल रहा था, अंग्रेजों ने अपने मैन्युफैक्चर गुड्स तैयार करने शुरू कर दिए थे मशीनों से, तो इनका ये था स्वदेशी मूवमेंट का कि हम उन्हें यूज ही नहीं करेंगे, हम वही यूज करेंगे जो हमारे लोग बनाते हैं, इंडियन. The Congress session at Calcutta in 1906, presided by Dadabhai Naoroji, gave a call for attainment of Swaraj, a type of self-government elected by the people within British dominance. दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी स्वराज, जो हमारे ही देश के, जिसमें लोग काम करेंगे. Meanwhile, in 1909, the British government announced certain reform in the structure of government. उसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म वो कर दिए, घोषित कर दिए गवर्नमेंट में. इन इंडिया विच आर नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जिनका नाम ये रखा गया, मोरले मिंटो रिफॉर्म. But these reforms came as disappointed as they did not mark any advance towards the establishment of representative government. लेकिन इन सुधार से जो चेंजेस किए गए, इनसे कोई उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी इंडियन का कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इस सरकार में. The provision of special representation of Muslim was seen as a threat to Hindu-Muslim unity. तो फिर Hindu-Muslim unity. So these reforms were vehemently opposed by the leader, including the Muslim leader मोहम्मद अली जिन्ना. और उनका जो प्रोविजन था, जो उन्होंने चेंज किए थे, उसमें थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने की कोशिश की, लेकिन इवन मुस्लिम्स को उसमें सपोर्ट किया गया. लेकिन इवन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम थे, वो भी उसके अपोज्ड थे. सब्सिक्वेंटली किंग जॉर्ज V मेड 2 अनाउंसमेंट. फिर उसके आधार बाद क्या हुआ, किंग जॉर्ज ने 2 अनाउंसमेंट किए. फर्स्टली द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच हैड बीन अफेक्टेड इन 1905 वाज एनल्ड. बंगाल का पार्टीशन 1905 में. सेकेंडली इट वाज अनाउंस्ड दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली. और इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई. The discuss with the reform announced in 909 led to the intensification of struggle of Swaraj. While on one side, the activists led by the great leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra waged virtual war against the British. तो इन सब से क्या हुआ, इन सब ने लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ एक वार छेड़ दी. द रिवॉल्यूशनरी स्टेप्ड अप द वायलेंट एक्टिविटीज. वे वायलेंट एक्टिविटीज, हिंसात्मक तरीकों पर आ गए. देयर वाज वाइड स्प्रेड अनरेस्ट ऑफ द कंट्री. और देश में एक भयंकर बेचैनी वाली स्थिति हो गई. टू एड द ऑलरेडी ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द पीपल, रोअल एक्ट वाज पास्ड इन 1919 which empowered the government to put people in jail without trial. और उसके बाद 1919 में रोअल एक्ट पास हुआ, जिसमें यह था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई क्लेरिफिकेशन दिए जेल में डाल सकती है. ये पावर गवर्नमेंट को ने अपने मतलब वो कर दिया, एक एक्ट बना दिया. दिस काज वाइड स्प्रेड इंडिगेशन led to the massive demonstration and hurt which the government repressed the brutal measure like Jallianwala Bagh massacre. In this massacre, thousands of unarmed peaceful people were gunned down the order of General Dyer. तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन हो गया. तो चारों तरफ हिंसात्मक तरीके से मैसिव, मतलब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे होकर मीटिंग करने लगी. और उसके गवर्नमेंट ने उसको दबाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया. जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलाई. फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दिया गया है कि 13 अप्रैल 1919 को जितने भी थे
तो पंजाब में क्या हुआ था कि बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, और जितने भी लोग थे पंजाब के लोग सब इकट्ठे हो रहे थे और एक पीसफुल मीटिंग कर रहे थे। हालांकि उस मीटिंग में उन्हें बात इसी उस पे करनी थी जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशन इंडियंस के खिलाफ बनाए थे। फिर जनरल डायर वहां पर आए और उन्होंने वहां पर काफी बंदूक चलाई वहां पर गोलियां, वो तोप से, जिसमें बहुत लोग मरे। और वो इतने ज्यादा मतलब स्थिति वो हो गई थी, वो बाहर भी नहीं निकल पाए। तो ये था जलियांवाला बाग मस्ताना। फिर आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मोहनदास करमचंद गांधी became the undisputed leader of Congress. During this struggle, Mahatma Gandhi had developed the novel technique of non-violent agitation. He called it Satyagraha. Gandhi himself, devout Hindu, also exposed the total moral philosophy of tolerance, brotherhood of all religion, non-violence, simple living. उनका जो मुख्य सिद्धांत था, जो सत्याग्रह आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन, कि हम किसी काम में सहयोग नहीं देंगे। तो वो बिल्कुल पूर्णतः ब्रदरहुड की भावना से था कि सभी धर्म के लोग भाई हैं। और फिलॉसफी उसकी टॉलरेंस थी, सहन शक्ति, कि कितना भी तुम प्रेशर डालो पर हम हाथ नहीं उठाएंगे। और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने अपना ये आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह मतलब खाना ना खाना, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम सत्य के लिए वो रहेंगे। अपना मतलब क्या कहते थे उसको, व्रत रखते थे वो। बहुत बाद में ये जो अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने भी उसी पैटर्न पे बहुत साल पहले दिल्ली में एक आंदोलन किया था। तो वैसा ही कुछ, वो खाना उन्होंने नहीं खाते थे लेकिन अहिंसात्मक तरीके से करते थे, वो जो भी था। विद दिस न्यू लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आल्सो emerged to theme. Later, they advocate the adoption of complete independence as the goal of national movement. और बाद में उन्होंने इनके इस आंदोलन के साथ ही ये लोग आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनका था पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए। अब हमें ये भी नहीं चाहिए कि तुम लोगों को शामिल कर लेंगे अपनी असेंबली में, ये सब। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was pitched under the leadership of Mahatma Gandhi at the International Congress from September 1920 to 1922. जो ये आंदोलन था, ये 2 साल तक चला, महात्मा गांधी की लीडरशिप में और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। This marks a new awakening the Indian independence movement. After a series of events including Jallianwala Bagh massacre, Gandhi realized that there was no prospect of getting any fair treatment at the hand of British. तो उसके बाद महात्मा गांधी जी, जो अभी तक बिल्कुल किसी को लड़ने की वो अनुमति नहीं देते थे, हालांकि उन्होंने बाद में भी हिंसा की अनुमति नहीं दी, पर ये उन्होंने महसूस कर लिया कि ब्रिटिश के हाथ में कोई भी फेयर ट्रीटमेंट इंडियंस को नहीं मिल सकता, जब वो इतना ज्यादा गलत काम कर सकते हैं कि निहत्थे लोगों को मार सकते हैं। सो ही प्लान टू विदड्रॉ नेशंस कॉपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि नेशन का, अपना जो राष्ट्र है उसका कोई कॉपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ एंड देयर बाय मैरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेट ऑफ द कंट्री, दिस मूवमेंट वाज ए ग्रेट सक्सेस एट इट गेव मैसिव एनकरेजमेंट टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो इससे बहुत सारे इंडियन जो थे उन लोगों को सपोर्ट मिला कि भाई महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लोग सीनियर व्यक्ति थे। और बाकी आम जनता में भी लोगों में बहुत विरोध था, जो उसका मार धाड़ की भावना को रखते थे। उन लोगों को इनका भी सपोर्ट मिला साइलेंट रूप में। Civil disobedience. Mahatma Gandhi led to the civil disobedience that was launched in Congress session of December 1929. The aim of this movement was a complete disobedience of the order of British government. सिविल डिसोबिडेंस का मतलब जो भी इस समय शासक है, जो भी उस समय शासक था, उसका कहना ना मानना, तो वो डिसोबिडेंस हो गया। सिविल वर्ड, सरकार का कहना ना मानना। तो ये उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट किया कि जिसमें हम उनको कोई उनका कहना भी नहीं मानेंगे, उनके ऑर्डर को फॉलो भी नहीं करेंगे। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। और इस मूवमेंट के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया उन्होंने कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। On 26 January 1930, मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड कांग्रेस ट्राइकलर वाज होस्टेड। तो फिर उन्होंने क्या किया, 1930 में, जबकि आजाद तो 1947 में हुआ है, तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एक मीटिंग रखी और ट्राई कलर का झंडा बनाया, तिरंगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू रिप्रेस द मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया उसे दबाने का,
एंड स्टोर द ब्रूटल फायरिंग, और उन्होंने फायरिंग की, किलिंग हंड्रेड ऑफ पीपल, और लाखों हजारों लोग तब भी मारे गए। तो कितने सारे तो जब जलियांवाला बाग में मारे गए, कितने सारे अब मारे गए। 1000 वर अरेस्टेड, बाकी को गिरफ्तार कर लिया, अलोंग विद गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया, बट द मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन वो किसी की मरने से, किसी के गिरफ्तार होने से यह आंदोलन नहीं रुका। फॉलोइंग दिस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर अरेंज्ड बाय द ब्रिटिश एंड गांधी जी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। फिर उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया। राउंड टेबल का मतलब, यदि कोई चीज गोल है तो सभी समान उस पर बैठे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो उन्होंने, या ये भी नहीं है कि भाई ये सामने बैठेंगे, जो वैसी रेक्टेंगल टेबल होती है उसमें हेड की टेबल चेयर सामने होती है, मतलब अलग हो सकती है। लेकिन राउंड में, गोल में जो सम्मेलन का मतलब यह है कि सब समान। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और उसमें गांधी जी को अटेंड करने के लिए बुलाया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट नथिंग केम आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पर रिव्यू। तो कुछ भी उससे सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि जो गांधी जी चाह रहे होंगे वो नहीं कर रहे होंगे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थ्रोइंग ए बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली हॉल। और इसी समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक बम फेंका था असेंबली हॉल पे। अब कोई तो लोग दूसरे तरह की लड़ाई लड़ रहे थे भाई, शांति वाली, कि हमें कितना ही मार लो, हम कुछ वो नहीं करेंगे, असहयोग सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन हर एक लोगों में इतनी शांति नहीं होती। तो बाकी लोग अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, बम फेंकना, बंदूक चलाना, ये सब कर रहे थे। तो इन तीनों ने बम फेंक दिया, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई 1931 में। अब आया इनका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और इन अगस्त 1942 को गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिसाइडेड टू लॉन्च डू और डाई, कॉल द फोर्स ब्रिटिश टू लीव इंडिया। तो उन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 में, और उसका कॉन्सेप्ट ये था, करो या मरो। द मूवमेंट वॉज फॉलोड बाय द लार्ज स्केल वायलेंस डायरेक्टली एट रेलवे स्टेशन। तो इस मूवमेंट में एक लार्ज स्केल पे हिंसा, द मूवमेंट वॉज फॉलोड बाय लार्ज स्केल वायलेंस डायरेक्टेड एट रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड अदर एम्बलम एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। तो ये जो इनका जो मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन, इससे बहुत बड़ी हिंसा, रेलवे स्टेशन पर, टेलीग्राफ ऑफिस पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर काफी हिंसा हुई। देयर वर वाइड स्प्रेड एक्ट्स ऑफ सैबोटेज एंड गवर्नमेंट हेल्ड गांधी जी रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्ट ऑफ वायलेंस। और एक भयंकर, बहुत बड़े स्केल पर सैबोटेज मतलब मारकाट हुई, और गांधी जी को इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना गया। However, all the prominent leaders were arrested. The Congress was banned and police and army were brought out to the suppress the movement. तो सभी जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये जो इनकी कांग्रेस बनाई गई थी, इस पर बैन लगा दिया गया कि अब ये कोई संगठन नहीं रहा। और इस मूवमेंट को दबाने के लिए पुलिस और आर्मी चारों तरफ तैनात हो गई। मीनवाइल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु stealthily run away from British detention in कलकत्ता। उसी बीच में ये सब जो नेता गिरफ्तार हुए थे, वो चुपचाप से भाग गए ब्रिटिश डिटेंशन से कलकत्ता में। रीच टू फॉरेन लैंड्स, देन ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। फिर उन्होंने विदेश में किसी फॉरेन लैंड पे चले गए, बाहर चले गए, और इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई उन देशों को मिलाकर जो वर्ल्ड वार में इनके खिलाफ थे, उन देशों के साथ। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन सितंबर, और सितंबर में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया 1939 में। विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए वेरिंग स्टेट बाय द गवर्नर जनरल। तो जब वर्ल्ड वार में क्या होता है कि सभी देश दो भागों में बट जाते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, जो मेन पावर होती है वो दो पावर मेनली लड़ती है, बाकी देश उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश थे रूलर, तो उन्होंने इंडियंस की इच्छा पूछे बिना उनको भी एक वेरिंग स्टेट के रूप में कर दिया कि ये भी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस विद द हेल्प ऑफ जापान preceded fight in British force. They not only freed Andaman and Nicobar Island from the British, but also entered the north ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ब्रिटिश फोर्स की फाइट को प्रिसीड किया, और उन्होंने अंडमान और निकोबार को फ्री कर लिया ब्रिटिशर्स से।
और नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर में आ गए, जो कि बाहर चले गए थे जेल से निकल। बट इन 1945 जापान वाज डिफीटेड एंड नेताजी प्रोसीड फ्रॉम जापान थ्रू एन एरोप्लेन टू ए प्लेस ऑफ सेफ्टी बट मेट विद एन एक्सीडेंट। लेकिन 1945 में जापान को फिर हरा दिया, तो नेताजी वहां से चले गए, और लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। ही डाइड इन दैट एयर क्रैश इटसेल्फ, तो वो उस हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, was one of the most popular statement made by him, where he urged the people of India to join him in his freedom movement। जहां पर कि इस नारे के दौरान वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि भी मेरे आंदोलन को ज्वाइन करो और तुम्हें आजादी मिलेगी। पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान, फिर हुआ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। एट द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड वार, द लेबर पार्टी अंडर प्राइम मिनिस्टर एलिमेंट रिचर्ड एटली केम इनटू पावर इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे स्लीमेंट रिचर्ड एटली। द लेबर पार्टी वाज लार्जली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम, और वो जो पार्टी थी लेबर पार्टी, वो इंडियन के लिए सिंपैथेटिक थी। ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946 which proposed the formation of an interim government। एक कैबिनेट में एक मतलब प्रस्ताव भेजा गया जिसमें था कि इंटरिम गवर्नमेंट, एक सहयोगी सरकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बिल आया। इट आल्सो कन्वेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्रेसिंग मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनी ऑफ इंडियन स्टेट। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्टेट्स के हेड थे, मेंबर्स थे, उनको भी शामिल किया जाए लेजिस्लेचर में, कानून व्यवस्था बनाने में। एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू इसके लीडर बने। हाउएवर द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट in the deliberations of Constituent Assembly, they pressed for the separate state for Pakistan। जो मुस्लिम लीग थी, जिनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मना कर दिया इसमें शामिल होने से, और उन्होंने प्रेशर दिया कि हमारा अलग स्टेट बना दीजिए पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन द वायसराय ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड ए प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि अलग अलग वो बना दिए जाए। इंडियन लीडर हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द डिवीजन एज द मुस्लिम लीग वाज एडमेंट। तो इंडियन लीडर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। दस इंडिया बिकेम फ्री एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, इस प्रकार भारत आजाद हुआ आधी रात को 14 अगस्त 1947 को। सिंस देन एवरी इंडियन सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, और जब से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंटिन्यू हिज टर्म टिल 1964, गिविंग वॉइस टू द सेंटिमेंट ऑफ नेशन। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी विल रिडीम आवर प्लेज। तो उन्होंने जो अपना भाषण दिया था उसमें कहा था अपने देश के वासियों को संबोधित करते हुए कि बहुत साल पहले हमने अपने भाग्य से वायदा किया था, आज हमने अपना वायदा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। नॉट ओनली और इन फुल मेजर बट एवरी सब्सटेंशियली, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन काफी, एक तरह से काफी हद तक हमने प्राप्त की, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था तो इसका उन्हें थोड़ा सा वो था। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, जब पूरा संसार सो रहा था आधी रात को, तब इंडिया जागी अपनी लाइफ के लिए, अपनी आजादी के लिए। मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, व्हेन एज एंड्स, व्हेन द साउल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अट्रेंस। वो पल आया कि जब इतिहास में ऐसे पल कम ही आते हैं कि जब हम किसी पुराने से नए की तरफ, अंदर से बाहर की ओर एक कदम, एक लंबे प्रेशर के बाद, एक लंबे दबाव के बाद हम उससे बाहर आए। वी एंड टुडे ए पीरियड ऑफ इल फॉर्च्यून एंड इंडिया डिस्कवर हरसेल्फ अगेन। हमने एक दुर्भाग्य का एक पीरियड हमारा खत्म हो गया, आज इंडिया का अपना भाग्य शुरू होता है। यहाँ ये सब उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था। अर्लियर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 96, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले ही फॉर्म की गई थी जुलाई 1946 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड इज प्रेसिडेंट
इसके प्रेसिडेंट थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, और फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया गया, बन गई वो। ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, और 26 जनवरी 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। Sati, an evil practice in ancient India in which a widow had to burn herself with the dead body of her husband. Savdeshi, using goods made in one's own country. On 15 August 1947, India became a free country. Alexander the Great came and conquered India but went back after a battle with Porus. The mutiny of 1857 began a revolt of military soldiers and men. In Kanpur, Nana Sahib was proclaimed as Peshwa. Queen Victoria proclamation of 1 November 1858 declared that thereafter India would be governed by and in name of British monarch through a Secretary of State. Raja Ram Mohan Rai founded the Brahm Samaj in 1828. The aim of the association was to represent the view of educated middle class. Jallianwala Bagh massacre on 13 April 1919 was one of the most inhuman acts of the British rule in India. Mahatma Gandhi led the civil disobedience movement that was launched in Congress session of December 1920. Now, exercises. From where did iron come? Central Europe. When did conquest of India ended? 1856. Who founded INC? A.O. Hayum. When did Jallianwala Bagh massacre took place? 13 April 1999. Assume the title of Empress of India. Empress मतलब शासन करने वाली. Queen Victoria. From Henswang was proclaimed the Rani Lakshmibai, Raja Ram Mohan Rai, First World War. Dr. Rajendra Prasad was elected second president of India. No, first थे. Indian break free at the stroke of midnight. Yes. Nana Sahib proclaimed the Peshwa. Yes. INC was founded by with the help of A.O. Hume. Yes. Okay, see answer key for further exercise.